आज से इंडिया गेट की अद्वितीय रौनक बढ़ने जा रही है। करीब 20 महीने के बाद विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से खुलने के लिए तैयार है, लेकिन नए नाम के साथ। राजपथ का नाम बदलकर अब हो गया है कर्तव्य पथ। आज शाम 7 बजे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं और कल से आम लोगों के लिए कर्तव्य पथ खोल भी दिया जाएगा। राजपथ से नया भारत अब कर्तव्य पथ पर चल पड़ा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को अब तक पूरा देश राजपथ के नाम से जानता था, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ बन चुका है। राज करने की औपनिवेशिक मानसिकता से दूर जनता के नुमाइंदों को कर्तव्य का भान कराने वाला पथ बन चुका है। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्टा के नए स्वरूप का उद्घाटन करेंगे और कर्तव्य पथ को भी हरी झंडी दिखाएंगे और फिर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आज इतिहास नई करवट लेने वाला है और इस नई करवट का, इस लम्हे का साक्षी पूरा हिंदुस्तान बनेगा, हर हिंदुस्तानी बनेगा। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। इस समय मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं। मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है और मेरे ठीक सामने इंडिया गेट है। और आपको बता दें कि इस राष्ट्रपति भवन से लेकर और वो जो इंडिया गेट के पीछे जो छतरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जहां पर आज जिसका अनावरण किया जाएगा, ये पूरा का पूरा जो रोड है ये कर्तव्य पथ के नाम से अब जाना जा रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसी सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर के हिस्सों को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जिसके पहले प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन किया जाना है। उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और अगले 3 दिनों तक यहां कार्यक्रम की रौनक यूं ही बरकरार रहेगी। विजय चौक से इंडिया गेट तक का ये रास्ता करीब 20 महीने बाद एक बार फिर आम लोगों से गुलजार होगा। एक बार फिर दिल्ली वालों का ये फेवरेट पिकनिक स्पॉट बनेगा। इस पूरे इलाके की खूबसूरती देखते ही बन रही है। जमीन से लेकर आसमान तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू अपनी भव्यता की कहानी कह रहा है। लोगों के घूमने फिरने के लिए रेड ग्रेनाइट वॉकवे बनाया गया है, जो लगभग 1.1 लाख वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। पहले ये रास्ता बजरी और रेत से बना था। 74 ऐतिहासिक लाइट पोल्स और चेन लिंक्स को नए सिरे से लगाया गया है। साथ ही 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स भी लगाए गए। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 3.90 लाख रुपए वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है, जहां 4087 पेड़ लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में ग्रीन एरिया के साथ टहलने के लिए 15.5 किलोमीटर लंबा रास्ता भी बना है। 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को पुनर्विकसित किया गया है। यहाँ 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास लोग बोटिंग भी कर सकेंगे। सेंट्रल विस्टा की नई पहचान यहाँ मौजूद सुविधाओं से भी की जाएगी। यहाँ भव्य पार्किंग लॉट बनाया गया है, जहाँ पर हजारों गाड़ियाँ खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा इंडिया गेट के पास भी पार्किंग के लिए स्पेस है, जहाँ 35 बसें खड़ी हो सकेंगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नए रंग रूप में हर राज्य की झलक भी देखने को मिलने वाली है। तो बस कुछ घंटे का इंतजार और फिर देश के इस गौरवशाली विरासत के भारतीयता से परिपूर्ण नए स्वरूप का शान से स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएगी। संजय शर्मा के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो चलिए, आज क्या कुछ खास होने वाला है शाम को, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं अनंत भट्ट और साथ ही तेजश्री पुरंदरे भी मौजूद हैं। अनंत, मुझे ये बताइए कि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ डिटेल्स आप बता सकते हैं? आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। 7 बजे के आसपास ये कार्यक्रम है। अभी बताइए, अभी क्या कुछ आप स्वरूप वहां पर देख रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, बहुत ऐतिहासिक दिन है शगुफ्ता आज, और इतिहास नई करवट आज लेने वाला है। आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। इस समय मैं मौजूद हूं कर्तव्य पथ पर। मेरे पीछे आप राष्ट्रपति भवन को देख पा रहे हैं और मेरे ठीक सामने
वो इंडिया गेट है जो आज का आकर्षण का केंद्र है और यहां पर पीएम मोदी शाम को 7 बजे पहुंचने वाले हैं। भारी इंतजामात यहां पर किए गए हैं। आपको बता दें, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, इन तमाम चीजों को लेकर हर चीज का यहां पे ख्याल रखा गया है। और मेरे सामने इस समय मौजूद हैं हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे, जो इस कर्तव्य पथ पर आज सुबह से तपस्या कर रही हैं। लगातार यहां से उन्होंने रिपोर्ट्स भी भेजी हैं। हम आपको बता दें कि यहां पर जो ट्रैफिक रूट है उसका डायवर्जन हुआ है। सी हेक्सागन का जो इलाका है उसे अब से चंद घंटे के बाद पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाएगा। 10 सड़कें ऐसी हैं जहां पर आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा हम आपको बताएं कि यहां पर जगह जगह सिक्योरिटी पिकेट्स बना दी गई हैं जिससे कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो। खबर यह भी आ रही है कि जो आसपास के दफ्तर हैं यहां पर पूरे 2 बजे के बाद वो बंद कर दिए जाएंगे। और जो ट्रैफिक की आवाजाही है, जो मेरे सामने वाली रोड आप देख रहे हैं जहां पर इस समय भी आपको ट्रैफिक नजर आ रहा है, वो ट्रैफिक शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पूरी तरह आवाजाही यहां पर बंद कर दी जाएगी। अब आपको बताते हैं आज के आकर्षण के बारे में। ये तो हुआ इंतजामात, अरेंजमेंट्स, क्या क्या आज के आयोजन के लिए किए गए हैं। तेजश्री मेरे साथ मौजूद है। तेजश्री, 7 बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला है, कैसे कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? देखिए अनंत, यदि हम बात करें आज के कार्यक्रम की तो कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम की जो तैयारी है 3 बजे से ही शुरू हो जाएगी और लगभग 30 इमारतें हैं आसपास की जिनको खाली करवाने का काम 3 बजे से ही शुरू हो जाएगा और 1500 जवान तैनात रहेंगे। क्योंकि आप सोचिए कितना बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि जिस पथ पर हम चल रहे हैं, जैसा आपने बताया कि 3 बार इस पथ का नाम बदला गया। पहले इसका नाम किंग्स वे था, उसके बाद राजपथ हुआ और अब आखिरकार इसका नाम कर्तव्य पथ जो है वो रखा जाएगा। और इस कर्तव्य पथ ने कई सारी ऐतिहासिक चीजों को विटनेस किया है। कई सारे प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए, कई सारे आंदोलन की आवाजें यहाँ से उठी है और आज हम लोग यहाँ से रिपोर्टिंग करें क्योंकि आज इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। और जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर होने वाली है, 7 बजे यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे 7:02 पर। वहां पर सीधे तस्वीरें शगुन बताएंगे आपको कि पहले वहां पर होलोग्राम की प्रतिमा हुआ करती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब जो है वहां पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, होलोग्राम को हटा दिया जाएगा और वास्तविक प्रतिमा जो है, चूंकि हम आजादी का अमृतसर मना रहे हैं, इसी के तहत 7:02 पर अनावरण किया जाएगा। और उसके बाद कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है और उसके बाद उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कारीगरों को संबोधित करेंगे जिन्होंने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनाने में अपना योगदान दिया है। जी। और उसके बाद अनंत, ये तो हमें आपने बताया कि आज का कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं और जैसे कि सभी जानते हैं, पूरा कर्तव्य पथ से लेकर इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा जो है विस्तार से फैला हुआ है और आज पहले फेज का जो है वो उद्घाटन होने जा रहा है। पहले फेज के बारे में हमें बताइए कि क्या क्या जो है ओपन किया जाएगा। जी, ये जो जिस जगह इस समय हम खड़े हैं, ये राष्ट्रपति के ठीक सामने विजय चौक का इलाका है और ये सड़क सीधे जाती है इंडिया गेट तक और उसके पीछे जहां पर ये मुख्य आयोजन होने जा रहा है ये सीधे इंडिया गेट तक जाती है। लेकिन आपको बैरिकेड्स नजर आ रहे होंगे अदिति, उन बैरिकेड से आगे जाने की फिलहाल मनाही है। जहां तक बात है कि क्या क्या खोला जा रहा है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में, तो हम आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी एक हिस्से को खोला जा रहा है। जो इमारतें बन रही हैं, जो नई संसद बन रही है, जो सरकारी भवन बन रहे हैं, नई संसद का कार्य देखिए वो सामने चल रहा है, वो क्रेन्स बड़ी बड़ी आपको नजर आ रही होंगी, वो कार्य अभी चल रहा है। जो शीतकालीन सत्र है संसद का वो यहां से इस बार होना है। शीतकालीन अधिवेशन इस नई संसद में करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां तक क्या क्या खोला गया है उसकी बात अगर मैं बता दूं तो आज रात को जब इसका उद्घाटन औपचारिक तौर पर हो जाएगा तो जितने भी तमाम लॉन्स हैं वो पूरी तरह खोल दिए जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या काम किया गया है। ये सड़क देखिए, शीशे की तरह सड़क चमक रही है और ये मेरे साथ में देखिए, ये बराबर में ये जो फुटपाथ नए बनाए गए हैं यहाँ पर, ये ग्रेनाइट पत्थर से पूरा इनको सजाया गया है। लाल ग्रेनाइट हर जगह यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये लाइट के पोल्स देखिए, ये जो लाइट के पोल्स हैं ये 900 पोल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। और ये जो ये पहले भी यहाँ पर नहरें हुआ करती थी लेकिन अब उनको पुनर्विकसित किया गया है। अब वो जो छोटी छोटी नहरें हैं उन पर छोटे छोटे पुल बना दिए गए हैं। अभी हमें जाने की परमिशन नहीं है, वरना मैं आपको खूबसूरत नजारा भी दिखाता वहां पर ले जाकर कि कैसे वो छोटे छोटे पुल लोगों की सुविधा के लिए हमें बनाए गए हैं। बेंचेस बनाए गए हैं, उन पे भी रेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। 422 बेंचेस वहां पर बनाए गए हैं। इसके अलावा 16 छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं। और जिस इलाके को खोला जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो वेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं, उन वेंडिंग जोन्स में हर वेंडिंग जोन के अंदर 40 वेंडर्स को परमिशन दी गई है। इसके अलावा 2 शॉपिंग ब्लॉक्स भी बनाए गए हैं। उन शॉपिंग ब्लॉक्स के बारे में कहा जा रहा है कि राज्य काफी इंटरेस्टेड हैं वहां पर अपने राज्य की दुकानें खोलने के लिए। वहां पर उन राज्यों के पकवान मिलेंगे, उन राज्यों का जो सामान है वो वहां पर मिलेगा। तो एक पूरे भारत की झलकी झांकी यहां पर दिखाई देने वाली है। और क्या खासियत रहने वाली है?
आपने जैसा कहा कि राज्यों के फूड यहाँ पर मिलेंगे, तो जो जिस राज्य से है वो अपने खाने का लुत्फ भी यहाँ पर आके उठा सकता है। खास बात ये भी आपको बता दें कि पहले इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी कई लोग इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर ये जो लॉन दिखाइए शगुन, ये जो लॉन है यहाँ पर कई लोग आकर पिकनिक मनाते थे। लेकिन अब चूंकि इसका सौंदर्यीकरण भी किया गया है, इसे एक ऐतिहासिक रूप दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कई सारी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे अनंत और शगुफ्ता। 300 सीसीटीवी कैमरेज और 80 सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तरह तरह की अनहोनी से बचाने के लिए यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। और जैसा आपने बताया कि यहाँ पर जो 900 लाइट्स लगाए गए हैं, 70 ऐतिहासिक पोस्ट लगाए गए और ये चेन्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं। यानी कि सोचिए कि कब किसने सोचा होगा कि 1911 में जब कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, इस तरह से इस ऐतिहासिक मूवमेंट पे हम और आप यहाँ पर कर्तव्य पथ पर खड़े होकर बात कर्तव्य पथ पर हम खड़े हैं। और शगुफ्ता, अदिति, मैं आपको एक सुंदर तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। मैं शगुन से कहूंगा कि इंडिया गेट के पीछे जो छतरी है वो दिखाएं अपने कैमरे को जूम करके। आज उस छतरी पर भी सबकी निगाहें रहने वाली है। आपको ध्यान होगा शगुफ्ता, अदिति, कि 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, उस समय यहां पर होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया था पीएम मोदी ने। और उसी समय यह ऐलान कर दिया गया था कि इस मूर्ति के बाद एक ग्रेनाइट की मूर्ति लगाई जाएगी। और आज उस ग्रेनाइट की मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी करने जा रहे हैं। 28 फीट की ग्रेनाइट मूर्ति होगी। मोनोलिथ ये मूर्ति है। मोनोलिथ का मतलब यह है कि एक ही पत्थर को तराश कर इसे बनाया गया है। और देश में गिनी चुनी ही ऐसी मूर्तियां, इस समय इतनी भव्य मूर्तियां मौजूद हैं। और आपको बताएं कि इसका 28 फीट के अलावा 65 मीट्रिक टन इसका वजन बताया जा रहा है। खासियत यह है कि जिस समय इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, आपको बताएं कि उस समय कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी जब इंडिया गेट से इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए बढ़ेंगे तो वहां पर मणिपुरी शंख पंचम वाद्यम और इसके अलावा जो केरल का है जो चंडा वाद्यम है वो उसको वहां पर उस समय स्वर लहरियां गूंजेंगी। इसके अलावा जो आजाद हिंद फौज का जो गान था कदम कदम बढ़ाए जा, उसके भी स्वर लहरियां यहाँ पर गूंजेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट जो है 2600 करोड़ है। तो क्या ये जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है जिसका अनावरण आज होना है, उसकी कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसको दो हिस्सों में आप देख सकते हैं। एक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो आम पब्लिक के लिए है, जिसमें लॉन्स वगैरह सौंदर्यीकरण रीडेवलपमेंट का पूरा प्लान शामिल है, इसकी कॉस्ट शामिल है। और एक जो नया संसद भवन बन रहा है वो उस संसद भवन की कॉस्ट इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो आवास बनेगा, उपराष्ट्रपति का जो आवास बनेगा, जो सरकारी कार्यालय यहां पर बनेंगे, उसकी कॉस्ट शामिल है। आपको बताएं कि जिस समय इसको प्रोजेक्ट को पास किया गया था उस समय 850 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट रखी गई थी। लेकिन पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आई थी कि जो स्थितियां बनी चीजों को देखते हुए, उसमें इसकी कॉस्ट का जो कॉस्ट थी इसको थोड़ा सा हाई किया गया। शायद उसमें 20% या 25% का इंक्रीज उसके अंदर हुआ है। और जो पूरा कॉस्ट है, ये पूरे जो आप बता रही हैं कॉस्ट, ये पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। इसमें एक हिस्सा जो खर्च हुआ है वो हुआ है इन सरकारी इमारतों पर, दूसरा हिस्सा रीडेवलपमेंट पर। जी अनंत, मुझे ये बताइए कि कहा जा रहा है कि यदि हम बात करें तो 20,000 करोड़ लगभग इस पूरी जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्टिंग बताई जा रही है। और इसमें 3 से 4 बड़े मुद्दे हैं। पीछे जो राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं उसमें 3 इमारतें हैं जिनमें बदलाव होगा। पीछे की तरफ आप दिखाएंगे शगुन, तो वहां पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है जिसे नेशनल म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। और राष्ट्रपति भवन जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और जो मौजूदा संसद है, जहां पर अभी भी संसद के सत्र लग रहे हैं, उस संसद को जो है आप विजिटर्स जो है एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पर विजिट कर पाएंगे। और उसके बाद हैदराबाद भवन जो है वो भी वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उनमें बदलाव किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन का जो रास्ता है ये 3.2 किलोमीटर का रास्ता है जो वहां से शुरुआत होती है इसकी, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो खत्म होता है वो इंडिया गेट पर जाकर खत्म होता है। और जैसा आनंद ने बताया कि आज चूंकि बहुत बड़ा दिन है, इसलिए ट्रैफिक को भी ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर डायवर्जेंस किए गए हैं। 3 बजे से ही आनंद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा कि लोगों को आना जाना बंद कर दिया जाएगा। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे कहा गया है कि आप ना आए या फिर यहाँ से बच के चले, क्योंकि काफी बड़ा दिन है आज? देखिए, बहुत सारी सड़कें हैं और सी हेक्सागन का जो इलाका है, जो लोग इस इलाके में आते हैं वो सी हेक्सागन को समझेंगे। और जो शायद दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं उनको हम बता दें कि बड़ा सा गोल चक्कर है जिसमें कई सड़कें निकलती हैं, उसको सी हेक्सागन कहा जाता है। और उस हेक्सागन को, पूरे इस हेक्सागन के इलाके को यहाँ पर एक तरीके से सील कर दिया जाएगा। यानी कि जो पब्लिक मूवमेंट है, पब्लिक ट्रैफिक है, वो पूरी तरह उसकी आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो ट्रैफिक रूट डायवर्जन किया गया है उसमें केजी रोड के बारे में कहा जा रहा है, जसवंत सिंह रोड के बारे में कहा जा रहा है, अकबर रोड है, अशोका रोड है, ऐसी इन तमाम रोड को मिलाकर 10 सड़कें ऐसी बताई जा रही हैं जो इस इलाके की तरफ आती हैं, जिनको पूरी तरीके से तेजश्री बंद कर दिया जाएगा। अदिति।
अनंत, तेजश्री, आप दोनों ने चलो ऑलमोस्ट सब बता दिया है, लेकिन एक और चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि ये भी कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की यहाँ पर चोरी ना हो, तमाम जो सुख सुविधाएं हैं उनको ख्याल में रखते हुए उनको बचाने के लिए उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे, तो सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती यहाँ पर रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि पब्लिक पार्क में या जब भी लोग वहां पर जाते हैं तो सुविधाओं को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखा गया है यहाँ पर। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। मैं फटाफट कहना चाहूंगा शगुन से कि सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से उस सीसीटीवी कैमरे को दिखाएं जो लाइट पोल पर लगा हुआ है। यहां पर ऐसे 900 लाइट पोल लगाए हैं। दिन में तो उजाला रहेगा ही रहेगा, लेकिन रात के समय जब अंधेरा हो जाता है, जब आपको भी ध्यान होगा कि इंडिया गेट के पास लोग गोलगप्पे खाने, आइसक्रीम खाने के लिए खूब आते हैं, अपने घर से पिकनिक बनाने आते हैं, बाकायदा चद्दर चटाई लेकर आते हैं। और जी चलिए अनंत, तेजश्री, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए। तो शाम को इसका उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जी, और बता दें गणपति उत्सव अब पूरे समाप्त पे आ गया है। महाराष्ट्र में बप्पा के कई अवतार आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो खासकर इको फ्रेंडली गणेश जी के तौर पर उन्हें कई रूप दिए गए हैं, जिसकी वजह से बप्पा के ये रूप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आइए आपको इसकी भी एक झलक दिखाते हैं। भले ही एशिया कप से भारत बाहर हो गया हो, लेकिन क्रिकेट को लेकर क्रेज कम हो गया है, ऐसा नहीं माना जा सकता। अकोला में बाप्पा का ये अवतार अपने आप में अनूठा है। यहाँ बाप्पा को क्रिकेट किट से तैयार किया गया है और बाप्पा यहाँ बल्लेबाज की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इको फ्रेंडली गणेश के बढ़ते चलन से बाप्पा को बनाने के लिए अब तक कई सारी चीजें इस्तेमाल की जा चुकी है, लेकिन क्रिकेट किट से गणेश अवतार की कल्पना करने वाले टिल्लू टावरी हैं, जो हर साल अनूठी थीम पर गणेश जी को डिजाइन करते हैं। इस बार भारत के सबसे चर्चित खेल क्रिकेट को ये अवतार समर्पित किया गया है। इसमें क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले नी बैट्स, ग्लव्स, कीपर ग्लव्स, हेलमेट और वेल्स तक लगाए गए हैं। इस वर्ष क्या है, गणपति अक्टूबर महीने में आए हुए हैं। क्रीड़ा दिवस 29 अक्टूबर का रहता और 28 अक्टूबर में इंडिया और एशिया कप चालू था। उसके बाद में 2020 का वर्ल्ड कप होने वाला था और खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के हिसाब से, मैंने उनको सपोर्ट करने के हिसाब से इस बार सारा साहित्य लेके क्रिकेट के गणपति की मूर्ति साकार की हुई है। इको फ्रेंडली गणेश के तौर पर अब तक आपने बहुत सारे गणपति के रूप देखे होंगे। हो सकता है आपके मन में कभी कभी इसे लेकर कुछ सवाल भी उठते हो, लेकिन अब आपको प्योर इको फ्रेंडली गणेश जी की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर हिंगोली जिले की है, जहां इस साल नीम के पेड़ को गणपति के तौर पर युवाओं ने डिजाइन किया है। बाबा को अलग से स्थापित करने के बजाय गणपति के सांचे में पेड़ को डिजाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही इसके जरिए तमाम सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश की गई है। यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के तौर पर मोदक या मिठाई नहीं दी जा रही है, बल्कि पेड़ का प्रसाद दिया जा रहा है। बाप्पा की बात हो और मोदक का जिक्र ना हो, भला ऐसा कहाँ मुमकिन है। तस्वीरें नागपुर की हैं। गणेश उत्सव के मौके पर नागपुर के टेकड़ी गणपति को 1101 किलो का मोदक का प्रसाद चढ़ाया गया। ये मंदिर शहर के सीता बर्डी इलाके में मौजूद है। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे भक्तों के बीच बांटा भी गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गणपति उत्सव की धूम तो पूरे देश में मची ही हुई है। अब आपको दिखाते हैं ओणम के रंग। दक्षिण भारत में ओणम का उत्सव शुरू हो चुका है। केरल समेत तमाम दक्षिण भारतीय राज्यों में अगले 10 दिनों तक इस त्योहार के रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको दिखाते हैं केरल में किस तरह से मनाया जाता है ओणम का त्योहार।
ये तस्वीरें ओणम के उत्सव की हैं। हर्षोल्लास से लबरेज है माहौल। घर घर में रंगोलियां बनाई जा रही हैं, फूलों से शानदार सजावट हो रही है। धूमधाम से ये पारंपरिक त्योहार मनाया जा रहा है। वैसे तो ओणम का त्योहार पूरे दक्षिण भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्साह केरल में देखने को मिलता है। गली कूचों और सड़कों से लेकर घरों तक इस त्योहार के रंग में सराबोर हैं लोग। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों में भी इस त्योहार का शानदार माहौल है। खास तौर से इस बार कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद से यहाँ इस त्योहार को लेकर जोश हाई है। तिरुवनंतपुरम में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां पूरे जोश खरोश के साथ कैंपस में ओणम का उत्सव मनाने में जुटी हैं, क्योंकि 2 साल बाद उन्हें इस तरह से एक साथ जमा होने का मौका मिला है। मॉनसून के बाद मौसम बदला है तो बदले हुए माहौल का भरपूर लुत्फ उठाया जा रहा है। More than 2 years, we are now celebrating Onam in this auspicious occasion, and we really are happy for this. After a long time, because this coronavirus came, we didn't have the time to be gathered today, and now after 2.5 years, we are here again, and it's really good and pleasant to see everyone, and we are enjoying with our friends, and it's really happy. Due to COVID-19 pandemic, we can't celebrate Onam celebration in past 2 years. So we are super excited to celebrate with our friends. ओणम का त्योहार 10 दिन तक मनाया जाता है। खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए इसका आयोजन होता है। ये त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और महाबली नाम के राजा को समर्पित है। कहा जाता है कि वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने उनका उद्धार किया था। माना जाता है कि ओणम के मौके पर राजा बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं, तो इसी सिलसिले में लोग ये उत्सव मनाते हैं। त्योहार के दौरान 10 दिन कोई ना कोई खास आयोजन होता है। ओणम का 10वां दिन सबसे ज्यादा खास होता है। इस दिन राजा बलि का धरती पर आगमन होता है। उनके स्वागत में रंगोलियां बनाई जाती हैं, फूलों की कालीन बनाई जाती है और कई तरह के पकवान बनाकर सजाए जाते हैं। तिरुवनंतपुरम समेत पूरे केरल में पिछले कई दिनों से इस त्योहार की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान लोगों ने त्योहार के लिए जमकर खरीदारी की, जिसका फायदा कारोबारियों को हुआ है। രണ്ടുകൊല്ലം അങ്ങനെ കച്ചവടം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം അങ്ങനെയല്ല, ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്രാവശ്യം നല്ല കച്ചവടമുണ്ട്. कोरोना के बाद हालात सामान्य होने पर एक बार फिर से केरल में लोगों पर ओणम का रंग चढ़ा है। कहीं पारंपरिक वाद्य संगीत का दौर चल रहा है तो कहीं नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हो रही है। नाचते गाते और खुशियां मनाते लोग इस त्योहार के हर पल को जी भर के जी लेना चाहते हैं। ये सिलसिला अगले 10 दिनों तक इसी तरह जारी रहेगा और केरल समेत दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में इसके अनूठे रंग देखने को मिलते रहेंगे। शिबी मोल केजी, तिरुवनंतपुरम, गुड न्यूज टुडे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें पास हुए 9,93,000 छात्रों में तनिष्का ने टॉप किया है। बड़ी बात यह है कि इस साल तनिष्का ने जेईई मेन परीक्षा भी दी थी और उसमें उन्होंने 99.50% अंक हासिल किए थे। तो वहीं राजधानी दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा दूसरे और कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण तीसरे नंबर पर रहे। 4 उम्मीदवारों ने इस साल नीट में 720 में से 715 अंक हासिल किए। 9 उम्मीदवारों ने 720 से 710 अंक हासिल किए और छठे से 14वें स्थान पर रहे। परीक्षा में बैठने वाले
64,571 उम्मीदवारों में से 9,93,069 यानी 56.3% ने क्वालिफाई किया। इस बार नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या 1,17,000 उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद महाराष्ट्र से 1,13,000 और राजस्थान से 82,548 छात्र पास हुए हैं। उत्तराखंड की मशहूर नंदा देवी राज जात यात्रा की शुरुआत हो गई है। राज जात यात्रा हर 12 साल बाद आयोजित की जाती है, इसलिए इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पे है। चमोली की नीति घाटी में चलने वाली ये यात्रा 24 दिनों तक चलेगी। इस ऐतिहासिक यात्रा को गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। दिल में उमंग और मन में मां नंदा देवी की मनमोहक छवि लिए श्रद्धालुओं का जत्था चल पड़ा है। बारह सालों के बाद ये शुभ घड़ी आई है। परंपरा के मुताबिक 12 साल बाद राज जात यात्रा आयोजित हो रही है, लिहाजा उत्साह भरपूर है। गाजे बाजे ढोल मजीरे के साथ पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते, पहाड़ी गीत गाते, गुनगुनाते भक्त चल पड़े हैं। इन भक्तों के सामने चढ़ाई बड़ी है, मुश्किल बड़ी है, लेकिन दिल में आस्था का सैलाब है। श्रद्धालु अपने आराध्य मां नंदा देवी की भक्ति में सराबोर है। अगले 24 दिनों तक ये उत्साह, ये उमंग, ये आस्था का सैलाब यूं ही बहता रहेगा। में भ्रमण के लिए, तो हमें बहुत ही खुशी है। हमारी नंदा माँ भ्रमण के लिए जा रही है, अपने मायके जा रही है। बहुत ही उत्साह और उल्लास से हमें मायका भी है, मामा कोट भी है और ससुराल भी है। और अभी ये माँ नंदा का द्योरा नीति घाटी अपने मायके पे जा रही है। ये यात्रा पूरी 25 दिन चलेगी, जिसमें सारे घाटी के लोग इकट्ठे होकर प्रत्येक गांव जाएंगे। पहला पड़ाव हमारा तोलमा से शुरू होगा और अंतिम पड़ाव बलगांव से होके 30 सितंबर को गांव वापस लाता अपने थान में पहुंचेगी। जिस तरह सावन के महीने में शिव की कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी की यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा 2 तरह की होती है। पहली लोक जात यात्रा, जो कि हर साल निकलती है, और दूसरी राज जात यात्रा, जो कि 12 साल में एक बार आयोजित होती है। और ये वही राज जात यात्रा है।